आवाज़ आ रही है सर? हेलो दोस्तों, लेखपाल रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वह ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित है और आज जो हमारा टॉपिक है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम समाज एवं विकास से लेखपाल के परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें आपको 25 अंक निर्धारित है। तो दोस्तों, यह जो आप टॉपिक है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को, और साथ ही साथ देखेंगे एक प्रश्न के साथ हम देखेंगे कई सारे फैक्ट्स को, जिससे संबंधित परीक्षा में अन्य क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है? दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो वहां 4 ऑप्शन दे देगा, जहां पर दोस्तों एक ऑप्शन इसमें से रहेगा कि यहां लागू नहीं है, तो उसे आपको छांटना होगा। दोस्तों, इसीलिए हमने इस प्रश्न को चुना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो दोस्तों, आप 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अतः हमारा आंसर इस प्रश्न के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वह डी होगा। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, और 4 राज्य दिए जा सकते थे, जिसमें त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। स्पष्ट हो रहा है? उसमें से इन तीनों राज्यों में से एक राज्य का नाम दे देता और इसे हमें चुनना होता। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, इससे संबंधित जो फैक्ट है वह यह है कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्यों के साथ साथ दोस्तों दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ध्यान दीजिए, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसे आप दिल्ली देख रहे हैं, यहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। दिल्ली को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। स्पष्ट हुआ? अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो हम देख रहे हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव, जीबी के राव, बीआर मेहता, एलएम सिंघवी। तो दोस्तों, हम इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, बीआर मेहता ऑप्शन सी सही है, यानी बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अब हम बात करें कि इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, बीआर मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने ही, ध्यान दीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इस समिति ने ही सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप समझ लीजिए कि निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, इसके बाद जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, और इसके ऊपर बढ़ेंगे तो जिला पंचायत है। दोस्तों, जिला पंचायत को ध्यान दीजिएगा, जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है,
क्षेत्र पंचायत को पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है और ग्राम पंचायत तो आप जानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम त्रिभुज बनाएं तो 3 खंड हमारे सामने हो रहे हैं। सबसे निचले स्तर पर और व्यापक स्तर पर हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं क्षेत्र पंचायत है जिसे पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ऊपर हम देख रहे हैं जिला पंचायत है जिसे जिला परिषद के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती राज जो चुनाव प्रणाली है, ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो BR मेहता समिति 1957 में जो गठन किया गया था, 58 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और इन्होंने ही सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब हम अन्य समितियों की तरफ चलते हैं कि अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से अन्य समितियां कब और किन के नेतृत्व में या किन की अध्यक्षता में गठित की गई। तो दोस्तों संथानम समिति आता है, संथानम समिति 1962 में गठित की गई थी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में सादिक अली समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया। 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की करारी हार मिली, करारी शिकस्त हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता समिति गठित की। इस समिति की सुझावों पर अगर हम चर्चा करें तो पंचायती, यहां से क्वेश्चन बनाया जाता है इसलिए हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसने कहा कि जो पंचायत, जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बना दिया जाना चाहिए, यानी जो पंचायती राज की संरचना है यह द्विस्तरीय होनी चाहिए। तो एक प्रश्न यहां बनता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों 1977 ईस्वी में गठित अशोक मेहता समिति ने दिया था। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें तो पंचायती राज में राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने की भी सिफारिश इस समिति ने की थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती चुनाव में या पंचायती चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977 है। स्पष्ट हुआ। इसके बाद हम अगली समिति की ओर बढ़े तो GV राव समिति 1985 ईस्वी है। 1985 ईस्वी में GV राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग के निर्देश पर किया गया और योजना आयोग का निर्देश यह था कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम जो संचालित किए जा रहे हैं इसमें प्रशासकीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह समिति भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। GV राव समिति 1985 ईस्वी, यह योजना आयोग के निर्देश पर या उसकी संस्तुति पर इसका गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्रशासकीय प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इसके लिए इसका गठन किया गया था। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि इस GV समिति ने यह बताया था कि पंचायती राज बिना जड़ के घास के जैसी है। जो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिना जड़ के घास, बिना जड़ की घास, पंचायती राज बिना जड़ की घास की तरह है, यह किसने कहा था या किस समिति ने कहा था। तो 1985 में गठित GV राव समिति ने कहा था। यह क्यों कहा था, इस संबंध में मैं चर्चा कर लूं तो दोस्तों पंचायतों को व्यापक अधिकार नहीं दिए गए थे। दूसरी बात, भारत की जो नौकरशाही थी यह पंचायतों को बिना जड़ की बना चुकी थी, यानी पंचायत अस्तित्व विहीन हो चुके थे और इसी से क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा था कि पंचायत बिना जड़ के घास की तरह हो गई हैं। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि जो पंचायतें हैं इसमें इसकी जो सर्वोच्च निकाय है, जो जिला परिषद है, इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है और उसके सहयोग के लिए जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो आज हम देखते हैं जिला पर जो CDO होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो CDO होते हैं, GV राव समिति की सिफारिश पे ही इसकी नियुक्ति की गई थी।
तो इसलिए यह समिति 1985 की यह समिति हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो GV राव समिति 1985 ईस्वी। साथ ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था? साथ ही यह पूछा जा सकता है कि जिला परिषद को सशक्त बनाने के लिए किसने संस्तुति प्रदान किया था? साथ ही पूछा जा सकता है कि CDO या जिला विकास आयुक्त की स्थापना या नियुक्ति की बात किस समिति ने की थी? तो GV राव समिति 1985 ईस्वी है। साथ ही ध्यान दीजिए यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्याय पंचायत की भी इन्होंने सिफारिश की थी कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर न्याय पंचायत भी स्थापित किए जाने चाहिए। तो यह प्रश्न बनता है कि किस समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए? तो वह है GV राव समिति। अगली जो समिति है वह है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 ईस्वी में किया गया था और इस गठन का मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए समिति का गठन राजीव गांधी की सरकार ने किया था LM सिंघवी की अध्यक्षता में। इसने कहा था कि गांव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति है। जो गांव होते हैं वो LM सिंघवी ने कहा था जो गांव होते हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति होते हैं। अतः गांवों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों हम आज जानते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए? तो LM सिंघवी समिति ने कहा था। इन समिति ने कहा था कि गांव को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य में वित्त आयोग की स्थापना किया जाना चाहिए ताकि वह वित्त का आवंटन कर सके गांवों के लिए। इसके लिए विधियों का निर्माण कर सके और मानदंडों की स्थापना कर सके। तो दोस्तों यह LM सिंघवी समिति परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों PK थुंगन समिति अगला है। PK थुंगन समिति, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। PK थुंगन समिति 1988 ईस्वी में इसे संसद की सलाहकार समिति द्वारा स्थापित किया गया था या गठित किया गया था PK थुंगन समिति को। दोस्तों इस समिति का उद्देश्य था प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना करने का सुझाव इस समिति ने भी दिया था तथा पंचायतों के वितरण, उनके विधियों और मानदंड के निर्माण की व्यवस्था की इसने भी कल्पना की थी, सिफारिश की थी। साथ ही साथ PK थुंगन समिति की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वह थी जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को, ध्यान दीजिएगा, उन सीटों का आरक्षण दिया गया, साथ ही साथ महिला सीटों का आरक्षण दिया गया। तो वह है PK थुंगन समिति। स्पष्ट हो रहा है? तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण समितियां रही। अन्य समिति की बात करें तो हनुमंतराव समिति भी है। तो दोस्तों जो 1983 में स्थापित की गई थी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। आगे दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता की उपाधि किसे दी गई है? प्रश्न में अंतर देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। यहां प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता की उपाधि दी गई है। 1882 ईस्वी में इन्होंने स्थानीय निकायों को सुदृढ़ और उनके ढांचागत निर्माण पर की औपचारिक घोषणा की और इस तरफ कार्य हुआ। स्थानीय स्तर पर, स्पष्ट हो रहा है ना, स्थानीय स्तर पर ढांचागत निर्माण, संस्थागत निर्माण की औपचारिक इन्होंने घोषणा की थी 1882 ईस्वी में। यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनका उद्देश्य भी देखा जाए कि इनका उद्देश्य क्या था स्थानीय स्वशासन का, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक प्रशासन में भारतीय जो विशिष्ट वर्ग था उनका समर्थन प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने का इनका मुख्य उद्देश्य था। औपनिवेशिक प्रशासन के लिए जो भारतीय विशिष्ट वर्ग था उसका समर्थन प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। ऐसा नहीं था कि ग्राम पंचायतों या निचले लेवल को मजबूत करना, नहीं, विशिष्ट वर्ग का समर्थन प्राप्त करना लॉर्ड रिपन का उद्देश्य था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ हुआ और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर एक ग्रामीण ढांचागत विकास संभव हुआ। यही कारण है कि इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की दोस्तों हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जहां ये स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वहीं ये सिविल सेवा के जनक हैं। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना भी की थी। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी इन्होंने कराया था जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। स्पष्ट हो रहा है। तो अगला हम क्वेश्चन देखें। महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं, गांव के तो हिमायती थे ही। अगला हम क्वेश्चन देखें तो भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। अब 2 अक्टूबर की हम बात करें तो हम आगे क्वेश्चन और है तो हम उसमें जोड़ेंगे कि 2 अक्टूबर को ही सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को हम थोड़ी देर बाद में पहुंचते हैं यहाँ पर। 2 अक्टूबर को ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस तिथि को लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में। यह स्पष्ट हो रहा है। तो 2 अक्टूबर का संबंध महात्मा गांधी के जयंती पर उससे भी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, यह 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया था। यहां बात स्पष्ट हुई। यह संविधान संशोधन कब का था, 92 का था, लेकिन यह लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। तो दोस्तों लागू होने से पंचायती राज दिवस का क्या संबंध है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जब 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को जब लागू हुआ, उसी दिन पंचायती राज जो व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अर्थात भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते
मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब अगला महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था तो लागू हो गई, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 1 जून 1993 को लागू किया गया था। जो 74वां संविधान संशोधन है, ध्यान दीजिएगा, यह शहरी निकायों से संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 यह ग्रामीण समाज से संबंधित है, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी पंचायत से संबंधित है, यानी शहरी निकायों से संबंधित है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यह जो 73वां संविधान संशोधन 92 लागू हुआ वह 24 अप्रैल को लागू हुआ। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू हुआ वह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात यह आती है कि हम 24 अप्रैल को कब से पंचायती राज दिवस मनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम 2010 ईस्वी में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था। ऐसा नहीं था कि 1993 के बाद हम 94 से पंचायती राज दिवस मनाने लगे थे, ऐसा नहीं था। सबसे पहले पंचायती राज दिवस कब मनाया गया यह प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहले पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया। स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ एक प्रश्न और उठता है दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो लागू हुआ, यह सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया, यानी नवीन प्रणाली पर सबसे पहले पंचायती चुनाव कहां, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कहां संपन्न किए गए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में संपन्न किया गया। जैसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई, तो दोस्तों हम कहते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन अगर क्वेश्चन यह बदलकर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले नवीन पद्धति पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लागू की गई। स्पष्ट हो रहा है। 25 जनवरी 1994 ईस्वी को मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। तो दोस्तों दोनों प्रश्नों में एक बार अंतर देख लीजिए। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने लिखा है 24 अप्रैल। यहां पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज जो व्यवस्था है वह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू की गई थी। 1959 ईस्वी को लागू की गई थी और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो इनका गठन, इस समिति का गठन 57 में हुआ था। 58 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में, ध्यान दीजिएगा, बगधरी, नागौर जिला था, गांव का नाम था बगधरी, गांव में यह व्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद प्रश्न आता है इसके बाद किस स्टेट में लागू किया गया। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश में, 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, यानी पहला स्टेट राजस्थान था जहां यह व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर को। दूसरे स्टेट की बात करें तो 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई।
तो अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरा वह राज्य कौन सा है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मल मुखर्जी और बलबीर अरोड़ा पंचायती राज व्यवस्था को संघवाद की तीसरी परत कहते हैं। संघवाद की तीसरी परत या सीढ़ी कहते हैं। तो निर्मल मुखर्जी, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्मल मुखर्जी या बलबीर अरोड़ा, तो नाम न देकर यह पूछा जा सकता है किसने यह कहा था पंचायती राज व्यवस्था को कि यह संघवाद की तीसरी परत या तीसरी सीढ़ी है। तो दोस्तों निर्मल मुखर्जी और बलबीर अरोड़ा ने यह बात कहा था कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या संघवाद की तीसरी परत या तीसरी सीढ़ी है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। स्पष्ट हुआ? यह कब प्रदान किया गया था? मैं पिछले प्रश्न के साथ इसे बता चुका हूं, रिलेट कर चुका हूं। रिलेट कीजिए आप, तो आप देखेंगे कि 24 अप्रैल, ध्यान आ रहा है ना, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। स्पष्ट हो रहा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 243 के साथ साथ दोस्तों 243 ये से लेकर 243 वो तक अनुच्छेद है। यहां ध्यान दीजिएगा, इसे आप क से लेकर ड़ कह सकते हैं, यानी क से लेकर, अगर हिंदी में ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण है कि अक्सर हम इंग्लिश देखते हैं लेकिन पेपर में हिंदी में आ जाता है, कई बार हम हिंदी ध्यान रखते हैं इंग्लिश में आ जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक 243 तो स्वयं है, उसके बाद 243 ए से 243 ओ तक। स्पष्ट हो रहा है? इसे हम कहेंगे 243 क से 243 ड़ तक। स्पष्ट हो रहा है? अगर आप अक्षर देखें तो यहां पर 15 अनुच्छेद हो रहे हैं और 243 अपने आप में एक अनुच्छेद है, यानी 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। स्पष्ट हो रहा है? साथ ही साथ एक अनुसूची, जिस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची, जोड़ी गई। स्पष्ट हो रहा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। 243 जो अनुच्छेद है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिसमें 243 ए से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे 243 क से 243 ड़ तक, जिसे अड़ा कहते हैं, वहां तक अनुच्छेद है। दोस्तों इन अनुच्छेदों की चर्चा करें तो 243 अपने आप में एक अनुच्छेद है और ए से लेकर ओ तक 15 अनुच्छेद हो रहे हैं। इस तरह से एक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और साथ ही साथ एक अनुसूची उसमें जोड़ी गई, जिस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची। दोस्तों यहां महत्वपूर्ण यह हो जाता है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए हुए हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए हुए हैं? 29 विषय दिए हुए हैं और 29 विषयों पर, जो 29 विषय हैं, इस पर जो ग्राम पंचायतें हैं इस पर निर्णय ले सकती हैं, इस पर विधि बनाने का उन्हें अधिकार है, इस पर यह उनका उत्तरदायित्व है, यह इनकी शक्तियां वर्णित हैं। स्पष्ट हो रहा है? तो यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यह पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित कितने विषय हैं? तो दोस्तों 29 विषय हैं। ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। यह पूछा जा सकता है कि उन 29 विषयों का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची से है, जिसे 243 जी, ध्यान दीजिएगा, 243
11वीं जो अनुसूची है वह 243 जी के अंतर्गत जोड़ी गई है। इसे हिंदी में आप 6 कह सकते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों के जो 19 विषय वर्णित हैं इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। अनुसूची न पूछ करके अगर अनुच्छेद पूछे तो आप सीधे कहेंगे 243 जी। अगर इंग्लिश में जी नहीं है तो हिंदी में क्या होगा, 6 होगा। स्पष्ट हो रहा है। तो 243 जी या 6 में 29 विषय संलग्न है, क्योंकि 11वीं अनुसूची का संबंध 243 जी या 6 से है। स्पष्ट हुआ। तो इस तरह से विधि बनाने का अधिकार 29 विषयों पर है ग्राम पंचायतों को। दोस्तों इसमें मेला, जो गांव में मेला लगते हैं, छोटे छोटे जो हाट लगते हैं, उनसे कर लेने का अधिकार भी ग्राम पंचायतों को दिया गया है। कहा जाता है कि ग्राम पंचायतों को धन उपार्जन के तो कम साधन दिए गए हैं, कम शक्तियां हैं, लेकिन कार्य करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र इन्हें आवंटित किए गए हैं। और आप क्षेत्र देख ही रहे हैं, 29 हैं, जिसमें इन्हें कर लगाने का अधिकार, इनके उत्तरदायित्व तथा इनके कर्तव्यों से संबंधित विषय यहाँ वर्णित किए गए हैं, जिसका संबंध 243 जी या 6 या फिर इसका संबंध 11वीं अनुसूची से है, इसमें वर्णित किए गए हैं। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 16 नई अनुसूचियां, 16 नए अनुच्छेद तथा एक अनुसूची, जिसे 11वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं, जोड़ा गया। अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकार है। यानी पंचायतों की जो संरचना है इसके संबंध में उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है। राज्य के राज्यपाल को, राज्य के विधानमंडल को, राज्य की संसद को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 246 में यह कहा गया है कि राज्य, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 246 में यह कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कोई भी विधि राज्य बना सकती है और ग्राम पंचायतों को कोई भी अधिकार वह सौंप सकती है, उसके नियमों के बारे में वह निबंधन कर सकती है। तो दोस्तों राज्य के विधानमंडल को पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 246 के अंतर्गत दिया गया है। स्पष्ट है, जिसमें राज्य के विधानमंडल इससे संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति रखती है। स्पष्ट हो गया। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो किस अनुच्छेद में पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं सब में 243 है, यानी यह तो सही है कि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 है और 243 से लेकर 243 ए से ओ तक है। तो दोस्तों यहां सीरियल से हम देख रहे हैं ABCD लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अब यह कंफ्यूजन है, अगर अलग अलग अनुच्छेद होता तो हम सीधे लगा देते 243, लेकिन हम देख रहे हैं कि 243 सब में है, हमें बंटवारा किस में करना है, A से D तक करना है। हम देख रहे हैं तो जो सीटों के आरक्षण से जो संबंधित प्रावधान किए गए हैं वो 243 डी में किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सीटों का आरक्षण का प्रावधान त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली में सीटों के आरक्षण का जो प्रावधान है वह 243 डी में किया गया है, 243 डी में किया गया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि हम डी को डिफाइन कर लें, क्योंकि यह आरक्षण से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी चर्चा यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो चर्चा है, जो सीटों के आरक्षण की जो चर्चा है वह 243D1 में है, 243D के उपखंड 1 में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था 1 में है। अगर हम बात करें क्लास 2 की, अगर यहाँ 2 की हम बात करें, 243
डी उपखंड 2 की चर्चा करें तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित सीटों का प्रावधान यहाँ किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनके सीटों के संरक्षण या आरक्षण का प्रावधान 243 डी के उपखंड 2 में किया गया है। दोस्तों अब हम बात करें महिलाओं की सीटों के आरक्षण की प्रावधान की तो 243 डी के उपखंड 3 में महिलाओं से संबंधित सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें वह प्रावधान किया गया है कि कम से कम 1/3 सीट होंगे वह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं जो हैं उनका सीट भी सम्मिलित रहेगा। स्पष्ट हो रहा है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं से संबंधित किस अनुच्छेद में पंचायतों में महिलाओं से संबंधित सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 243 डी के उपखंड 3 में किया गया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए संविधान में कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटों की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। स्पष्ट हो रहा है? तो दोस्तों हमारा यह क्वेश्चन रहा, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। आगे हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ यह भी पूछा जा सकता है, जैसे आपने यहाँ देखा बंद करने का अधिकार किसे है, तो राज्य के विधानमंडल को है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या फिर समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पंचायतों की संरचना के संबंध में बंद करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायतें भंग हो जाए तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। यदि पंचायत अगर किसी कारणवश अगर भंग होता है या 5 वर्ष अगर पूरे हो जाते हैं पंचायतों के, तो दोस्तों कम से कम 6 महीने के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक यानी अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे यानी चुनाव कराए जाने चाहिए, तो अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर पंचायत भंग होने से पहले चुनाव करा लिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि जो 5 वर्ष की, ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो अवधि है वह 5 वर्ष है। हमारे यहाँ किसी भी चुनाव की जो अवधि है सामान्यतः 5 वर्ष है। राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, अगर हम देखें हमारे स्थानीय स्वशासन 5 वर्ष। तो दोस्तों इसकी जो अवधि है ग्राम पंचायतों की, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में जो अवधि है पंचायतों की निर्वाचन की वह 5 वर्ष है। जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है। वह प्रधानी या उसके सदस्य का चुनाव या क्षेत्र पंचायत का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, जो न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र का है। स्पष्ट हो रहा है? अब एक क्वेश्चन यहां बनता है कि अगर 5 वर्ष समय है तो ये 5 वर्ष समय की गणना कब से की जाएगी। प्रश्न यह बनाया जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती राज व्यवस्था में या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो 5 वर्ष की अवधि है इसकी गणना कब से की जाएगी। तो कई ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। चुनाव घोषित होने की तिथि से, यानी चुनाव घोषित हुआ है उस तिथि से 5 वर्ष गिना जाएगा। दूसरा हो सकता है कि चुनाव की तिथि से, यानी जिस दिन चुनाव किया गया उस तिथि से गिना जाए। अगला ऑप्शन यह हो सकता है कि जिस दिन मतगणना की गई, पार्टी जो प्रत्याशी था विजयी घोषित किया गया, यानी मतगणना की तिथि से 5 वर्ष गिना जाएगा। या फिर अगला ऑप्शन यह हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम अधिवेशन जो नियत तिथि निर्धारित की गई है जो प्रथम अधिवेशन की, उस तिथि से गिना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो
प्रथम अधिवेशन की जो तिथि होती है उस तिथि से 5 वर्ष ग्राम पंचायत की अवधि निर्धारित की गई है। न चुनाव की घोषणा की तिथि से, न चुनाव की तिथि की तिथि से, न ही मतगणना की तिथि से। यह तिथि कब से जोड़ी जाती है? यह तिथि जोड़ी जाती है ग्राम पंचायत के प्रथम जो अधिवेशन होता है उस नियत तिथि से यह 5 वर्ष की अवधि जोड़ी जाती है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? अनुच्छेद 39, 40, 41 और 42 आपके सामने 4 ऑप्शन है। हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो 40 है इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है आप देख सकते हैं यह भाग 4 में भाग 4 से संबंधित है। और अगर हम भाग 4 को देखें, भाग 4 का संबंध किससे है? तो भाग 4 का संबंध है नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व से। स्पष्ट हो रहा है? भाग 4 का संबंध किससे है? नीति, निर्देशक, सिद्धांत या तत्व से है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है, जो राज्यों को निर्देश दिया गया है, वह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है, जो भाग 4 में वर्णित है। और भाग 4 का संबंध नीति, निर्देशक, सिद्धांत से है। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज भाग का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो दोस्तों भाग 1 दे सकता है, 2, 3, 4 दे सकता है, तो भाग 4 का संबंध है। स्पष्ट हो रहा है? भाग 9 का भी संबंध है, ध्यान दीजिएगा। 73वां जो संविधान संशोधन 1993 जो लागू किया गया, 1993 में जो लागू किया गया उसमें भाग 9 जोड़ा गया था। स्पष्ट कीजिएगा, उसमें भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में 16 नई अनुच्छेद जोड़े गए तथा एक अनुसूची यानी अनुसूची 11 भी जोड़ा गया था। तो भाग 9 का संबंध उससे है। यहां ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया मूल संविधान में, भाग 9 तो जोड़ा गया है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध भी, नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों में भी ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाए। साथ ही साथ दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है यह किस देश से लिया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, वर्तमान रूस से नहीं, पूर्व सोवियत संघ जो था उससे लिया गया है। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इससे संबंधित हमने सारे प्रश्न देखे, साथ ही साथ हमने उससे संबंधित अनेक फैक्ट को देखा जिससे संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं या आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक दिन इस व्यवस्था से संबंधित, ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न आपके सामने होंगे, साथ ही साथ उनके उत्तर भी होंगे और उस से संबंधित विभिन्न फैक्ट आपके सामने होंगे। अगर आप यह क्लास देख रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत हद तक यह संभव है कि आप परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको यह क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।